हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं चैप्टर ठोस अवस्था, जो कक्षा 12 का पहला चैप्टर है। इसके मार्क्स 3 हैं। ये 3 नंबर का चैप्टर है। आरबीएसई एग्जाम जो होता है, बोर्ड का एग्जाम, उसमें इस चैप्टर के 3 अंक हैं। तो हम बात करते हैं ठोस अवस्था की। देखो, इतना तो स्टूडेंट सभी जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस अवस्था। जैसे मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये चौक जो है, ये कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। अगर मैं पानी की बात करता, पानी लेके आता टंकी में से, तो ये पानी कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में। और वायुमंडल की गैसें गैस अवस्था में। तो ये चौक जो है, ये ठोस अवस्था में है। एक बात पूछता हूं, बताना कि जो ठोस अवस्था होती है, इसमें जो अवयवी कण है, मतलब जिन कणों से ये ठोस अवस्था बनी हुई है, समझ गए होंगे, अणु, परमाणु या आयन। अवयवी कण का मतलब, जैसे ये चौक है, इसमें कुछ ना कुछ अवयवी कण होंगे ना, अणु होंगे, परमाणु होंगे या आयन होंगे। तो पदार्थ की जो ठोस अवस्था होती है, इसमें उपस्थित जो अवयवी कण है, अर्थात अणु, परमाणु या आयन जो है, ये गतिशील होते हैं या नहीं होते हैं? तो इतना तो हम सभी जानते हैं कि ठोस अवस्था जो होती है, इसमें अवयवी कण गतिशील नहीं होते हैं, जबकि द्रव अवस्था और गैस अवस्था में अवयवी कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि पदार्थ की ठोस अवस्था में अवयवी कण गतिशील नहीं होते हैं, तो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो इसमें अवयवी कण होते हैं, उन अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होते हैं। आकर्षण का बल समझ गए, जैसे आयनिक बंध, धात्विक बंध, वान डेर वाल बंध। ये आकर्षण के बल जो होते हैं, ये अवयवी कणों को गति नहीं करने देते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि पदार्थ की ठोस अवस्था क्या है? तो ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उपस्थित अवयवी कण आकर्षण के बलों के कारण गतिशील नहीं होते हैं। वह अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। डेफिनेशन दे दी मैंने ठोस अवस्था क्या है। पदार्थ की चाहे कोई भी अवस्था हो, चाहे ठोस हो, द्रव हो, चाहे गैस अवस्था हो, उसमें 2 प्रकार के विरोधी बल होते हैं। विरोधी का मतलब समझ गए, जो एक दूसरे के विपरीत लगते हैं। तो पदार्थ की चाहे कोई भी अवस्था हो, ठोस, द्रव या गैस, उसमें जो अवयवी कण हैं, उनके मध्य 2 प्रकार के बल होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। एक बल होता है पहला आकर्षण बल। आकर्षण बल तो होता ही है, अभी जिक्र कर रहा था मैं, आयनिक बंध, धात्विक बंध। ध्यान है, अवयवी कणों के मध्य एक तो आकर्षण बल होता है और दूसरा होता है प्रतिकर्षण बल। लड़का कहता है कि यार ये क्या चक्कर है, आकर्षण बल तो ठीक है, हम समझ गए, ये प्रतिकर्षण बल का क्या लफड़ा है? देखो, एक बात बताओ, सोचना हर चीज को। इस समय अपना मान लो यहाँ का आसपास का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, वातावरण का ताप 35 डिग्री सेल्सियस है। तो मेरे हाथ में ये चौक है, इसमें जो अवयवी कण है, उनका टेम्परेचर भी 35 ही होगा। भाई, चौक का टेम्परेचर भी तो 35 ही होगा, वातावरण का ताप 35 है, तो चौक का ताप भी तो 35 होगा। तो इसमें जो अवयवी कण है, इनका टेम्परेचर भी कितना होगा? 35 होगा। सही है। तो इसमें अवयवी कणों के पास कणों का ताप 35 है। ताप एक ऊर्जा ही तो है। तो अवयवी कणों के पास इस चौक में ऊर्जा है या नहीं है? है। ये ऊर्जा कहां से आई? वातावरण के ताप से आई। वातावरण ने इन अवयवी कणों का ताप 35 कर दिया, तो वातावरण ने अवयवी कणों को ऊर्जा प्रदान की। वातावरण के ताप से अवयवी कणों को ऊर्जा मिली। ये ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊष्मीय ऊर्जा। और यह ऊर्जा अवयवी कणों को गतिशील बना करके दूर दूर ले जाती है। भाई, सीधी सी बात है, इसके अवयवी कण गतिशील बनेंगे, दूर दूर भगेंगे। तो अपन कह सकते हैं ऊष्मीय ऊर्जा अवयवी कणों को दूर दूर ले जाती है। तो वो किसका क्या उत्पन्न करती है? प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करती है। ऊष्मीय ऊर्जा समझ गए, वातावरण के ताप से किसी पदार्थ के अवयवी कणों को प्राप्त ऊर्जा। यह ऊर्जा अवयवी कणों को गतिशील बनाकर दूर दूर ले जाने का कार्य करती है, और यह ऊर्जा कहलाती है ऊष्मीय ऊर्जा, और यह उत्पन्न करती है प्रतिकर्षण का बल। तो अवयवी कणों के मध्य 2 बल हो गए, एक आकर्षण का बल
आयनिक बंध वगैरह, और एक प्रतिकर्षण का बल जो उसमें ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। सोच के बताओ, हमको ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं, पदार्थ की ठोस अवस्था में कौन ताकतवर होता है, आकर्षण का बल या प्रतिकर्षण का बल? आकर्षण का बल ताकतवर होता है, जब भी तो अवयवी कण गतिशील नहीं होते, शुरू में कहा था। पर पदार्थ की द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में प्रतिकर्षण का बल ताकतवर होता है आकर्षण के बल से। इसलिए पदार्थ की द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में अवयवी कण जो होते हैं वो गतिशील होते हैं। एक बात और बताओ, अगर मैं इस चौक को मान लो गर्म करूं तो ये पिघलेगी किसी ना किसी ताप पर, तो गर्म करने पर बताओ ऊष्मीय ऊर्जा के मान में क्या होती है, वृद्धि या कमी? इसे मैं चौक को गर्म करूंगा तो ऊष्मीय ऊर्जा के मान में बच्चों वृद्धि होगी, क्योंकि गर्म करने पर मैं ताप दे रहा हूं, अवयवी कणों का ताप बढ़ेगा, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ेगी। जब ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ती जाएगी प्रतिकर्षण का बल बढ़ता जाएगा, जब प्रतिकर्षण का बल आकर्षण के बल से अधिक हो जाएगा अवयवी कण गति करने लग जाएंगे, ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, पदार्थ की ठोस अवस्था के सामान्य गुण, सामान्य लक्षण। अपना टॉपिक आया ठोस अवस्था के सामान्य गुण। बताओ ठोस अवस्था के सामान्य गुण बताओ। कुछ गुण तो जानते हैं हम सभी। पहला गुण, पदार्थ की ठोस अवस्था का, बेटो नोट्स बना लेना साथ के साथ। लॉकडाउन चल रहा है, क्लास नहीं लग पा रही है, तो ऐसी स्थिति में जब आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है तो एक कॉपी बना करके उसमें नोट्स बनाना। तो पहला गुण ठोस अवस्था का कि पदार्थ की ठोस अवस्था का आकार, आयतन, द्रव्यमान निश्चित होता है। ये तो जानते ही है ना, नहीं जानते? छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं कि पदार्थ की ठोस अवस्था का आकार, ये ठोस अवस्था में ये नहीं है पदार्थ, इसका आकार निश्चित है ना, बदल तो नहीं रहा। आयतन भी पाई आर स्क्वायर है, बेलनाकार है। द्रव्यमान, वजन। तो पहला तो जानते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था का आकार, आयतन, द्रव्यमान निश्चित होता है। नंबर 2, बताओ और बताओ, सोचो क्या मैं लिख सकता हूं? अभी बताया था कि पदार्थ की ठोस अवस्था में अवयवी कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण के बल प्रतिकर्षण के बल से अधिक प्रभावी होते हैं, अधिक ताकतवर होते हैं। यही बताया था ना कि पदार्थ की ठोस अवस्था में अवयवी कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण का बल प्रतिकर्षण के बल से प्रभावी होता है। क्लियर? और बताओ, मैं कह सकता हूं पदार्थ की जो ठोस अवस्था है उसमें अवयवी कण, तुम जानते होंगे, पास पास होते हैं। मैं ऐसे लिखूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। पदार्थ की ठोस अवस्था में अवयवी कण जो होते हैं वो न्यूनतम दूरी पर होते हैं। गलत तो नहीं है? न्यूनतम दूरी, मिनिमम दूरी, मतलब एक दूसरे से स्पर्श किए हुए होते हैं। पदार्थ की ठोस अवस्था में अवयवी कण न्यूनतम दूरी पर उपस्थित होते हैं। तो बेटा पदार्थ की ठोस अवस्था कठोर होगी, असंपीड्य होगी। खुद ही सोचो, जब अवयवी कण न्यूनतम दूरी पर हैं तो क्या अवयवी कण एक दूसरे में अंदर प्रवेश कर सकते हैं क्या? असंपीड्य और कठोर ही तो होगा। पदार्थ की ठोस अवस्था कठोर होगी, असंपीड्य होगी। और बताओ, हम कह सकते हैं कि पदार्थ की जो ठोस अवस्था है उसमें अवयवी कण गतिशील नहीं होते। ये जानते हो आप सभी, अवयवी कण गतिशील नहीं होते। परंतु एक बात याद रखना, अवयवी कण अपनी जगह पर कंपन कर सकते हैं, मतलब अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष हिल सकते हैं, दोलन कर सकते हैं। अपन कहेंगे अवयवी कण गतिशील नहीं होते, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो नहीं जाते हैं ठोस अवस्था में, पर अपने स्थान पर क्या कर सकते हैं? कंपन कर सकते हैं, दोलन कर सकते हैं। और बताओ, पदार्थ की ठोस अवस्था का घनत्व जो होता है वो सर्वाधिक होता है, होता है नहीं होता?
पदार्थ की ठोस अवस्था का घनत्व मैक्सिमम सर्वाधिक होता है। घनत्व का क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं? घनत्व बराबर पढ़ते हैं द्रव्यमान बटे आयतन। मान लो मैं इस चौक को गर्म करूं, गर्म करने पर ये पिघल गई, वजन तो वही रहेगा पर क्या बढ़ जाएगा? आयतन। क्योंकि गर्म करने पर ये जब द्रवावस्था में जाएगी तो अभी कण दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, तो घनत्व घटेगा। तो ठोस अवस्था का ही तो घनत्व सर्वाधिक होगा, द्रव अवस्था का कम, गैस अवस्था का और भी कम। तो सबसे अधिक घनत्व कौन सी अवस्था का आता है? ठोस अवस्था का। यहां तक क्लियर? अब बात को आगे बढ़ाते हैं, अगले नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ठोस के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग, ठोस के प्रकार। सुनो बच्चों, ढंग से सुनना। जो ठोस होते हैं बेटा वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 नहीं, सॉरी, ठोस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठोस 2 प्रकार के हैं, एक तो क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं स्टूडेंट्स, इनमें जो अवयवी कण होते हैं, मतलब जिन कणों से ये मिलकर के बने हैं, वो कण एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं। निश्चित मतलब एक के बगल में एक कण ढंग से व्यवस्थित होते हैं। अवयवी कण निश्चित व्यवस्था में होते हैं क्रिस्टलीय ठोस में, और ये व्यवस्था नियमित होती है, लगातार होती है। तो हम कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था, एक के बगल में एक, नियमित व्यवस्था, लगातार यह व्यवस्था मिलती है। तो क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस हैं जिनमें अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें अवयवी कण की कोई निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती है। अवयवी कण ऊट पटांग व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो ठोसों का वर्गीकरण किया है ये अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर किया है। जिस ठोस में अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था है वे ठोस है क्रिस्टलीय ठोस, और जिसमें अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं है वह है अक्रिस्टलीय ठोस। सही है? जो क्रिस्टलीय ठोस है इनमें अवयवी कणों की ये व्यवस्था जो है निश्चित और नियमित, ये दीर्घ परासी होती है। दीर्घ परासी का मतलब ये व्यवस्था एक बड़े क्षेत्र में मिलती है, पूरे की पूरे ठोस में मिलती है। अक्रिस्टलीय ठोसों में होती ही नहीं है अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था, पर कहीं कहीं मिल सकती है, कहीं कहीं अवयवी कण ढंग से व्यवस्थित हो सकते हैं, तो एक छोटे से क्षेत्र में होंगे। अवयवी कण ढंग से व्यवस्थित नहीं होते पर छोटे छोटे क्षेत्र में हो सकते हैं। तो अपन ऐसे कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनमें अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है, पर यह व्यवस्था दीर्घ परासी होती है, बड़े क्षेत्र में होती है। अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इसमें अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था नहीं होती है, अगर कहीं होती भी है तो वो लघु परासी होती है, अर्थात छोटे से क्षेत्र में होती है। क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण थोड़े बहुत उदाहरण दे देते हैं अभी। सभी धातु, कोई भी धातु हो, सोना चांदी तांबा, कोई भी धातु हो, Ag, Au, Cu, कोई सी Pt, सभी धातु जो होती हैं Na, Pb, सभी धातु क्रिस्टलीय ठोस होती हैं। और जितने भी लवण हैं सभी लवण, लवण जानते हो ना जो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं, सभी लवण NaCl, KCl, K2SO4, CaCl2, सभी लवण और सभी धातु क्रिस्टलीय ठोस हैं। अब बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल। अक्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल रबर, कांच, प्लास्टिक, अधिकांश बहुलक। बहुलक जानते हैं ना जो बड़े बड़े अणु होते हैं, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बनते हैं। रबर, कांच, प्लास्टिक और अधिकांश बहुलक जो हैं वो सभी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। एग्जाम्पल याद रखना। यहाँ तक के लिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं
इनको हम अत्यधिक ठंडे द्रव के समान मान सकते हैं। अति शीतित द्रव, जो एकस्थलीय ठोस हैं इनको हम अति शीतित द्रव कह सकते हैं। अति शीतित, अति मतलब अत्यधिक, शीतित मतलब ठंडे द्रव, इन्हें हम अति शीतित द्रव कह सकते हैं। बात है क्यों? सोचो, अति शीतित द्रव है, अत्यधिक ठंडा द्रव है, मान लो पानी है अत्यधिक ठंडा। अब वो है तो द्रव, उसमें अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होगी क्योंकि अवयवी कण गतिशील है। अत्यधिक ठंडा द्रव जो होता है उसमें अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती है, क्रिस्टलीय ठोस में भी नहीं होती, दोनों में समानता है। अच्छा, अत्यधिक ठंडा द्रव धीमी गति से बहता है। लड़का कहता है क्यों साहब? क्योंकि उसमें अवयवी कणों की ऊष्मीय ऊर्जा कम है ना, अत्यधिक ठंडा द्रव है, ऊष्मीय ऊर्जा कम है तो अवयवी कणों की गतिशीलता कम होगी। तो अत्यधिक ठंडा द्रव जो होता है उसमें अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती और अत्यधिक ठंडा द्रव धीमी गति से बहता है। अक्रिस्टलीय ठोस में भी अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती, ये भी धीमी गति से बहते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो, कभी पुराने भवन इमारत में जाना, वहां खिड़कियों में जो कांच लगे हुए हैं वो नीचे से मोटे होते हैं। नीचे से मोटे क्यों हो गए? क्योंकि कांच के जो कण है वो बह बह करके नीचे आते हैं धीरे धीरे, जिससे कांच नीचे से मोटा हो जाता है। क्योंकि इनमें स्पेस होता है और समय के अनुरूप धीरे धीरे ये जो अवयवी कण है ये व्यवस्थित होते हैं, तो ये नीचे की ओर बहते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस जो है तुम देख सकते हो वो अति शीतित द्रव से समानता दर्शाता है। दोनों में अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती, दोनों ही धीमी गति से बहते हैं, अतः अक्रिस्टलीय ठोस अति शीतित द्रव के समान है। अर्थात ये एक आभासी ठोस है, झूठे ठोस है, ये दिखने में तो ठोस है पर है ठोस नहीं। तो वास्तविक ठोस कौन है? क्रिस्टलीय ठोस। हम अभी शुरू में ठोस के गुण पढ़ रहे थे, तो वो वास्तविक ठोस पर लागू होते हैं क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस तो आभासी ठोस हैं, झूठे ठोस हैं। क्लियर? यहां तक बात को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक आया क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। इनमें अंतर क्या है? तो कुछ अंतर तो हम अभी तक लिख सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनमें अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है, अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था नहीं होती है। क्लियर? और अंतर लिख सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था दीर्घ परासी होती है, अक्रिस्टलीयों में होती नहीं है, और अगर होती है तो लघु परासी होती है। क्लियर? बात को आगे बढ़ाते हैं और अंतर देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। इस साल एग्जाम में भी आया था, ठोसों में अंतर। अंतर देखते हैं। नंबर 1, गलनांक के आधार पर। पहला अंतर किसके आधार पर? गलनांक के आधार पर। सुनो भाई, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके गलनांक निश्चित होते हैं। निश्चित का मतलब ये एक निश्चित ताप पर पिघलते हैं। जैसे मान लो इसका गलनांक 500 डिग्री सेल्सियस है, मैं इसको गर्म करूं तो 499.9 डिग्री सेल्सियस ताप तक तो ये ठोस ही रहेगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ करके 500 डिग्री सेल्सियस होगा ये पिघल जाएगा। तो इसका गलनांक क्या हुआ? निश्चित हुआ। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनके गलनांक निश्चित फिक्स होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते। जैसे मैं इस रबर को पिघलाऊं, रबर को गर्म करूं तो ये धीरे धीरे नरम होना स्टार्ट हो जाएगा। नरम मतलब पिघलना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे नरम होता हुआ ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, एक निश्चित ताप पर नहीं पिघलता। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनके गलनांक निश्चित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। तो एक अंतर हो गया गलनांक के आधार पर। और अंतर देखते हैं नंबर 2, शीतलन वक्र के आधार पर। शीतलन वक्र के आधार पर